हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज है एग्जाम्पल 3.7। एग्जाम्पल 3.7 3.8 का सॉल्यूशन देखना है आज। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क इन फिगर। ठीक है ना। अब जैसे हमने बात की थी कि आप करंट की डायरेक्शन या तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। अभी मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के साथ, बट आप अपने हिसाब से करंट्स ले सकते हो। सिर्फ ये चीज़ है कि किरचॉफ्स करंट लॉ फॉलो होना चाहिए, मतलब कि आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे करंट आई से स्टार्ट किया, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, ये आगे बढ़ा, ये मैं यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ, ये आगे बढ़ा, इधर आया। ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे टोटल करंट मिल के मुझे फिर से आई मिल जाना चाहिए, तो मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं ये डायरेक्शन। यहाँ पे है करंट I1, जितना हो सके उतना ट्राई करो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम रहे। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे I2 नाम दे दिया, यहाँ पे I3 नाम दे दिया, इधर I4 नाम दे दिया, इधर I5 नाम दे दिया, तो फिर ये जो नेटवर्क है वो सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना वेरिएबल्स कम रखो। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं I2 करंट ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर दूंगा I1 माइनस I2। तो देखो, तीन ब्रांच के लिए हमने करंट तो दो ही लिए ना, I1 एंड I2। ओके, सपोज ये बैटरी में से करंट निकल रहा है I3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तो ये I2 B के पास जाएगा, ये I3 B के पास जाएगा, और कंबाइन होके फिर 2 ओम रजिस्टर है वो वाली ब्रांच में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा I2 प्लस I3। ठीक है, जिसमें से I1 चला गया 1 ओम में, तो इधर क्या बचेगा? I2 प्लस I3 माइनस I1, और इधर I1 माइनस I2 डी पोजीशन पे सभी करंट्स यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1, I1 कैंसिल आउट, I2 कैंसिल आउट। ओके, तो ये I3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट मुझे मिल गया I3। ठीक है, ये हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे से चाहिए तो ये जो बैटरी है, यहाँ पे आपके सामने दो बैटरी है, 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो लूप ऐसे सिलेक्ट करो कि ये दोनों बैटरी का यूज़ हो जाए। ठीक है ना। मतलब इक्वेशन के अंदर दो बैटरी है उसकी इफेक्ट दिखनी चाहिए, अदरवाइज बैटरी की इफेक्ट नहीं दिखेगी तो इक्वेशंस के अंदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आपको शायद सॉल्यूशन ना भी मिले। ठीक है। ओके, लूप यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैं सबसे पहले लूप ले रहा हूँ, लूप ADCA, ये वाली ब्रांच वाला, ये पूरा लूप। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ADCA, चलो बैटरी से स्टार्ट करते हैं। हम C से A की ओर आ रहे हैं, A से D और D से वापस C। बैटरी का सेकेंड टर्मिनल आ रहा है, बैटरी का सेकेंड टर्मिनल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +10। सेकेंड टर्मिनल है वो पॉजिटिव है।
ओके, उसी ब्रांच में देखो करंट I1 है वो लूप की डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन में है तो IR नेगेटिव आएगा। रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम, मतलब -1 इंटू I1। ओके, अब इधर आ गए है ना। देखो लूप की डायरेक्शन क्या है वो भी आपको याद रखनी है कि हम C से A की ओर जा रहे हैं, फिर A से D और D से C। आप किसी भी ब्रांच का इक्वेशन पहले बना सकते हो, क्योंकि जितने भी वोल्टेजेस है उनका हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन पहले कौन बाद में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ AD ब्रांच की, मतलब ये वाली ब्रांच। तो देखो करंट और लूप की डायरेक्शन दोनों एक ही है, इसलिए माइनस रजिस्टर है 4, करंट है I1 माइनस I2। फिर चलते हैं D2C, मतलब यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में और करंट आ रहा है सामने, तो ये प्लस आएगा, प्लस 2I2 प्लस I3 माइनस I1 और इक्वल टू 0। ओके, तो इससे बन जाएगा एक इक्वेशन। तो सबसे पहले I1 काउंट कर लेते हैं। I1 यहाँ पे -4I1 और यहाँ पे -2I1, मतलब -7I1 हुआ। 10 तो है ही, 10 है ही, -7I1। ओके, उसके बाद I2 की बात करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 4I2 और ये +2I2, मतलब +6I2। ठीक है, और I3 की बात करें, I3 एक ही जगह पे है 2I3, तो यहाँ पे +2I3 और इक्वल टू 0। अब ये मान के चलो कि 10 है वो अपनी पोजीशन पे है, 10 अपनी पोजीशन पे है, ये जो सारे टर्म्स है वो राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो सभी की साइन चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3, और ये इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। चलो अब बात करते हैं सेकेंड लूप की। सेकेंड लूप की बात करते हैं। सेकेंड लूप कौन सी लेंगे हम, तो ये ऊपर की ले लेते हैं, ABCA। ठीक है ना, कोई भी लूप आप ले सकते हो। फिर एक लूप ले लो ऐसी कि जिसमें 5 वोल्ट वाली भी बैटरी आ जाए, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, तो फिर आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो 100% राइट होगा। ठीक है, तो अभी ले लेते हैं ABCA, लूप ABCA। चलो मैं फटाफट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हम कौन सी डायरेक्शन में घूम रहे हैं वो याद रखना। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में C से A की ओर आओगे तो बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए +10 पहले ही लिख देता हूँ। -1 इंटू I1, तो ये I1 ही रहा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -I1। इधर गए लूप की डायरेक्शन में करंट -4I2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -4I2। फिर इधर आए, लूप की डायरेक्शन में ही करंट है, देखो फिर भी जो करंट हमें मिल रहा है वो लूप की डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहे हैं हम, और ये करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये आएगा -2 इंटू I2 प्लस I3, -2 इंटू I2 प्लस I3 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10 माइनस I1, चलो एक ही बार है, I2 -4I2 -2I2, दैट इज़ -6I2। ओके, ये -2 और I3 का मल्टीप्लिकेशन, -2I3 इक्वल टू 0। 10 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, इक्वेशन 2।
ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गए। ऑलवेज याद रखना आपके पास वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, तो आपको पूरे डायग्राम में 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, I1 I2 एंड I3। जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो आपको मिनिमम 3 इक्वेशन बनाने हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन बन गए। अभी तीसरा इक्वेशन यहाँ पे हम बनाते हैं। चलो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए मैं ले लेता हूँ लूप। कौन सी लूप ले लेंगे? 5 वोल्ट बैटरी वाली, BCDEB। ये एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। इक्वेशन सेम बनेगा। ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज ले लेते हैं, BEDCB। ठीक है ना। कौन सी लूप ली हमने यहाँ पे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ऐसे। ठीक है, चलो बी से ई की ओर आओ। सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव आएगा, तो -5 वोल्ट लिखेंगे, तो ये -5 हो गया। ये ब्रांच में कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, तो सीधा चले आते हैं यहाँ पे। करंट है वो लूप की अगेंस्ट में आ रहा है, इसलिए IR पॉजिटिव आएगा, मतलब +2 इंटू I2 + I3 - I1, +2 इंटू I2 + I3 - I1। फिर ये डायरेक्शन में जाते, फिर से वापस करंट सामने आ रहा है, +2 इंटू I2 + I3, +2 इंटू I2 + I3 = 0। ठीक है, अब ये -5 एज इट इज़। पहले I1 वाले टर्म्स ले लो, तो I1 एक ही जगह पे है, तो ये बनेगा -2I1। I2 की बात करें तो 2I2 मतलब ये हो गया 4I2। I3 की बात करते हैं तो 2I3 4I3 हो गया, और =0। इक्वेशन 3 अभी नाम नहीं देते हैं, ये 5 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो -2I1 + 4I2 + 4I3 = +5। इक्वेशन 3। बस हमारा मेन टारगेट अचीव हो गया कि हमें 3 इक्वेशन बनाने थे। ठीक है ना, 3 इक्वेशन बनाने थे, तीनों इक्वेशन बन चुके हैं। बस अब आपको भी पता है कि इक्वेशन से उसकी हेराफेरी करनी है, ये इक्वेशन इसके साथ ऐड करना है, वो उसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ आप करोगे और I1 I2 I3 निकाल लोगे। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही इजी बन गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है। इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 6I2 इधर है, +2I3 है, उधर -6I2 -2I3, तो डायरेक्ट ऐड कर दो। तो क्या करोगे आप? इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करोगे। अब करते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन क्या कर रहे हो आप? 2। 1 और 2 को ऐड करो तो 7I1 + I1। देखो सबसे पहले I1 ऐड करते हैं। 7I1 + I1 मतलब हो गया 8I1। ठीक है, I2 कैंसल आउट हो गया। देखो 6I2 - 6I2 और 2I3 - 2I3 कैंसल आउट। 10 + 10 सामने हो गया 20 = यहाँ पे आ गया 20। तो ये I1 मुझे मिल गया 20/8। I1 मुझे मिला 20/8 मतलब 2.5। 2.5 की जगह पे अभी हम रखते हैं 5/2 एम्पियर। चलो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया उसकी वैल्यू इक्वेशन
टू में रख दो तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो I2 I3 के फॉर्म में मिलेगा। I1 मिल गया आपको 5/2। इक्वेशन 2 में भी रख दो, इक्वेशन 3 में भी रख दो, तो आपको I2 I3 के फॉर्म में इक्वेशंस मिल जाएंगे। I2 I3 के फॉर्म में इक्वेशंस मिल गए तो फिर आप दोनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, 10th स्टैंडर्ड में आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 4 मेथड पढ़े थे, 4 में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। एक मेथड ये भी थी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसी एक को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ और दूसरे फॉर्मूला में उसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, तो इक्वेशन 2 में I1 की वैल्यू रखोगे, यूज़ I1 इन इक्वेशन 2। उसके बाद करोगे यूज़ I1 इन इक्वेशन 3। I1 यहाँ पे भी यूज़ करना है, I1 यहाँ पे भी यूज़ करना है, मतलब I1 निकल गया क्योंकि उसकी वैल्यू आपने रख दी ना। अभी क्या हो सकता है सिर्फ, तो यहाँ पे अभी ये जो इक्वेशन बन जाएगा वो I2 एंड I3 के फॉर्म में, यहाँ पे भी इक्वेशन बनेगा वो I2 एंड I3 के फॉर्म में। ठीक है ना, तो फिर सॉल्व टू न्यू इक्वेशंस, जो नए इक्वेशंस बने उनको सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दैट इक्वेशंस यू विल गेट I2 इक्वल टू 5/8 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। ठीक है, फिर हर एक ब्रांच के लिए करंट का पूरा लिस्ट बना दो। जैसे आपको पूछे IAB करंट थ्रू AB ब्रांच, तो कौन सा है I2 की वैल्यू आपने फाइंड की है, रख दो। आपको पूछे IAD, तो AD ब्रांच में कौन सा करंट पास हो रहा है, I1 माइनस I2 और I2 की वैल्यू है आपके पास, रख दो, आंसर आ गया। वैसे आप हर एक ब्रांच में से करंट ढूंढ निकाल सकते हो। जैसे कि ICD, तो इन तीनों का आपको सॉल्यूशन करना है, I2 प्लस I3 माइनस I1, सभी की वैल्यू आपके पास है तो आपको ICD मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार टेक्स्ट बुक में नज़र कर लेना, सभी आंसर्स आपको दिए हुए हैं, वो आपको इसी तरह फाइंड करने हैं, और एक बार टैली कर लेना कि आंसर आ रहे कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है हमारे पास 3.8। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द 4 आर्म्स ऑफ अ वेस्टर्न ब्रिज, ओके, फिगर आपको दी हुई है, हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस, AB इक्वल टू 100 ओम, BC इक्वल टू 10 ओम, CD इक्वल टू 5 ओम एंड DA इक्वल टू 60 ओम। A galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD. Calculate the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is applied across AC, maintained across AC। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है। क्वेश्चन सेम है, KCL KVL लगाना है। यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज बन रहा है। वेस्टर्न ब्रिज अगर कोई अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी कोई टेंशन मत लेना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे वैसे भी वेस्टर्न ब्रिज है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको करंट डिवीज़न से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये टोटल करंट है वो I है, ठीक है ना, जिसके यहाँ पे 2 हिस्से हो रहे हैं, एक I1 और एक इस तरफ I2। ओके, अब जो I1 है वो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, कहाँ पे, B पोजीशन पे, एक नीचे की ओर और एक ये डायरेक्शन में। ओके, तो ये नीचे की ओर जो करंट आया वो गैल्वेनोमीटर में से पास हुआ, वो IG, और यहाँ पे गया वो I1 माइनस IG। तो हमारा टारगेट क्या है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर IG हमें ढूंढ के निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों D पोजीशन पे I2 और IG कंबाइन हो गए और I2 प्लस IG हमें मिले।
अब सोचो सी पोजीशन पे क्या हो रहा है, तो I1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस आई जी कंबाइन हो रहे हैं, तो आई जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, I1 प्लस I2, तो वो टोटल करंट बन गया I। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, I1 I2 एंड IG, तीन वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे भी हमें तीन इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, और एक इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें बैटरी आ रही है, जिसके अंदर बैटरी का यूज़ हो रहा है। तो हम एक सबसे बड़ा लूप पहले ले लेते हैं, मतलब मैंने सपोज ये बैटरी से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे गया, ये लूप को आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि कौन सा लूप है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बैटरी ई से, और ए बी सी के होते हुए वापस ई में आ रहा है, मतलब ए बी सी वापस ई। चलो, तो सबसे पहले लूप की डायरेक्शन में आप जाओ, लूप की डायरेक्शन में जाओगे तो सेकेंड टर्मिनल आपको जो बैटरी का मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं 10 वोल्ट पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ये 10। फिर आगे यहाँ पे ए से आगे जाओ तो आपको मिलेगा करंट I1 इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, तो वहाँ पे IR नेगेटिव आएगा, 100 इंटू I1 है वो नेगेटिव आएगा, माइनस 100 इंटू I1। फिर आगे जाते हैं तो 10 इंटू I1 माइनस आई जी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 इंटू I1 माइनस आई जी, माइनस क्यों, क्योंकि अभी भी वो करंट लूप की डायरेक्शन में है, और इक्वल टू हमने रख दिया 0। अब ये 10 एज इट इज़, यहाँ पे 110 I1 हो गए, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ 10 IG, और इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस 11 I1 प्लस IG इक्वल टू 0, तो ये हो गया 11 I1 माइनस IG इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1। ठीक है, क्या किया हमने, 1 को उसी पोजीशन पे रखा है, ऐसा समझ लो, इन दोनों को हम लेके गए ऑपोजिट साइड, तो 11 I1 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, और IG जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। अभी सेकेंड लूप ले लो, लूप, चलो कौन सी लूप लेंगे हम, तो अभी तो आप कोई भी लूप ले सकते हो, क्योंकि हमने बैटरी का यूज़ करना था, एक बार कर लिया। अब आपको जो लगे कि जहाँ पे करंट कम है वैसा लूप सिलेक्ट कर लो, तो मैंने ये लूप सिलेक्ट किया, क्योंकि हर एक ब्रांच में एक एक करंट ही है, तो ABDA तो यहाँ पे मैं लूप ले रहा हूँ ABDA। चलो A से लेके B तक जाओगे तो माइनस 100 I1 माइनस 100 I1, B से C की ओर, सॉरी B से D की ओर जाओगे तो IG करंट भी लूप की डायरेक्शन में हुआ, मतलब माइनस 15 इंटू IG, तो यहाँ पे माइनस 15 इंटू IG। डी से ए की ओर जाओ, करंट सामने आ रहा है तो पॉजिटिव बनेगा ना यार, तो I2 इंटू 60 है वो पॉजिटिव, तो प्लस 60 I2 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस 20 I1 माइनस 3 IG प्लस 12 I2 इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड लूप ले लो, आप कोई भी लूप सिलेक्ट कर सकते हो, थर्ड लूप, तो हम यहाँ पे अभी इस बार सिलेक्ट करेंगे
ये नीचे वाला ग्रुप भी ले सकते हो जिसमें सिर्फ I2 और IG है, दो ही वेरिएबल है। यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल थे तो इक्वेशन बड़ा बना हमारा। ये लूप लेंगे तो भी तीन इक्वेशन है, ठीक है ना, तीन वेरिएबल से I2 भी है, IG भी है और I1 भी है। तो ऐसे इक्वेशंस हमें डिफ़िकल्ट लगेंगे जिसमें तीन तीन वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने बात की फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी बना, क्यों? क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल I1 एंड IG। सेकंड थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि I1 भी है, IG भी है, I2 भी है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग आए, डेटा थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल इक्वेशन में जितने हो सके उतने कम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लूप ले रहा हूँ नीचे वाला, ये कौन सा वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लूप लेने वाला हूँ बैटरी में से पास होता हुआ और ये सिर्फ नीचे से ऐसे जाता हुआ। तो ये लूप में सिर्फ दो वेरिएबल आएंगे। हम यहाँ पे सोचेंगे कि ये आई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो चलो लूप ले लेते हैं EMF E से स्टार्ट करके ADCE। तो लूप कौन सा लेना है? EMF E से स्टार्ट करके ACD बैक टू E ADC। ओके, बैटरी से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव मतलब 10 वोल्ट पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये I2 है उसी डायरेक्शन में है इसलिए -60 I2 आएगा, तो -60 I2। उसके बाद ये जो I2 प्लस IG है ये भी लूप की डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन में है तो -5 इंटू I2 प्लस IG आएगा और इक्वल टू 0। अब मैं अगर I2 की बात करूँ तो यहाँ पे I2 कितना मिलेगा हमें? 60 एंड 5, तो यहाँ पे -65 I2 और -5 IG और यहाँ पे 10 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो 1 - 13 I2 और माइनस IG इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड किया है ना इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। तो इन शॉर्ट 13 I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2 आया हमारा इक्वेशन। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। अभी सॉल्व करना है वो आपके ऊपर है और मैं हिंट दे सकता हूँ अब कि आपको क्या करना है। समझो, सिंपल सा है कि आपको चाहिए क्या? IG। तो ट्राई करो कि इक्वेशन में IG रहे, I1 और I2 निकल जाए। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मुझे I1 क्या मिल सकता है? सोचो, यहाँ पे मुझे I1 अलग निकालना है तो ये IG उधर जाएगा, 1 + IG डिवाइड बाई 11। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 मिलेगा मुझे 1 + IG डिवाइड बाई 11। सेम वैसे फ्रॉम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। चलो I2 क्या मिल जाएगा? तो I2 यहाँ से देखो IG उधर जाएगा, IG उधर जाएगा तो 2 - IG बनेगा और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 13। अब ये I1 और I2 दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। कौन से फॉर्म में? IG के फॉर्म में। उनको रख दो आप इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन 2 है उसमें I1 की जगह पे IG वाले टर्म में जो वैल्यू है वो रख दो, I2 की जगह पे IG वाले फॉर्म में हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली वो रख दो। तो ये जो पूरा इक्वेशन है वो IG के फॉर्म में आ गया। अब एक ही वेरिएबल है तो इजीली सॉल्व हो सकता है। IG वाले टर्म से लेफ्ट हैंड साइड रखो, जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड रखो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे IG मिल जाएगा और वो मिलेगा अप्रोक्सीमेट 4.87 मिली एम्पियर, ठीक है। ये जो इक्वेशन सॉल्व करना है वो मैंने हिंट आपको दी हुई है, आपको बस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। अब ये दो क्वेश्चन ही मैंने आज कराए हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ की एप्लीकेशन थी। एक सेम ऐसा क्वेश्चन
एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.9 सेम क्वेश्चन है और इससे इजी वैल्यूज़ है और इक्वेशंस भी इजी बनते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में सेम यही क्वेश्चन 3.9 है जो आपको सॉल्व करना है, जिसमें ये जो डायग्राम है एज इट इज़ है, सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे 100 की जगह पे 10 है, 60 की जगह पे 5 है, यहाँ पे 5 की जगह पे 10 और यहाँ पे 10 की जगह पे 5, और ये 15 ओम का जो गैल्वेनोमीटर था उसकी जगह पे भी 5 ओम है। सेम डायग्राम है, एक एडिशनल रजिस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बस। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करो, आप देखो कि आपको आता है कि नहीं, आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर कोई डाउट है इसमें भी तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो तो प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।